तू भी पिटेगा, तेरा वकील भी पिटेगा। आए दिन नई नई घटना सुनते होगे कि किसी वकील साहब को गोली मार दी गई, पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदतमीजी हुई। जज एक नौकरी है, लॉयर्स एक प्रोफेशन है। जब वकालत का चक्का घूमना शुरू होता है ना, तो एक दिन में आपके पास 6 फाइल्स भी हो सकती हैं, 60 फाइल्स भी हो सकती हैं। सरकार के भी इलेक्शन 5 साल में हो जाते हैं, ये इलेक्शन 8 साल के बाद हुए। यंग लॉयर्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो पुलिस वालों ने इनके साथ बहुत बदतमीजी करी। ये पुलिस वाले जो माल प्रैक्टिस करते हैं ना, नमस्कार, मैं वीर और वकील साहब की बैठक में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वो मायनाज हस्ती जिनका आपने जिक्र पूरे दिल्ली में नहीं पूरे नेशनल लेवल पे सुना होगा, जिनका नाम देवेंद्र पाल कौर उर्फ सिमरन सडियोरा है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों से टीवी पे न्यूज़ देख रहा हूँ जो कि अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करने वाली कहानी है, जो कि सागरपुर पुलिस स्टेशन में घटना घटी। कल या कल से पहले 1 या 2 दिन के अंतराल में रामपुरा के अंदर जो गन के साथ एक अधिवक्ता को उड़ाया गया, जान से मार दिया गया। क्या ये चीज़ें उचित हैं? जिनको आप कोर्ट ऑफिसर कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि हमारी न्याय की रक्षा करते हैं, हमको न्याय दिलाते हैं, क्या उनके लिए बातें उचित हैं? चलिए आज इनसे जान लेते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैम, बड़ी एक उलझनों में है अधिवक्ता का एक प्रोफेशन, जिन्हें आप कोर्ट ऑफिसर कहते हैं। क्या ये उचित है एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा एक एलिगेशन लगाया गया, बदतमीजी करी गई, कुछ ऐसे शब्दों को यूज किया गया जिनकी हम कड़ी निंदा करते हैं, तो सागरपुर की घटना क्या है, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, सागरपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिशियल्स ने, मेनली एक लेडी ऑफिशियल ने वकीलों के अगेंस्ट डेरोगेटरी और अनप्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करी। और वो लैंग्वेज जो उन्होंने यूज़ करी वो इतनी भद्दी थी, जिससे जो हमारे अधिवक्ता लोग हैं, हमारे एडवोकेट्स हैं, उनकी डिग्निटी के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। और इस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है पुलिस के द्वारा हमारे अधिवक्ताओं के लिए, हमारे एडवोकेट्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा घोर निंदनीय है। इस तरह का बिहेवियर उनको इन वकीलों के साथ नहीं करना चाहिए। तो एक ये चीज़ दिखा रहा है कि जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी पुलिस ऑफिशियल और एडवोकेट्स के बीच में, वो ख़त्म होती जा रही है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ तक उतारू हो जाते हैं कि तू भी पिटेगा, तेरा वकील भी पिटेगा। फिर एक रेपुटेड ऑफिसर, एसएचओ, स्टेशन ऑफिसर कहा जाता है, वो भी अपने एक पुलिस स्टेशन में बैठ करके इस बात को बहुत बढ़ावा देते हैं, अपना पुलिसकर्मी का साथ देते हैं, जबकि उनको ये पता है कि एडवोकेट्स लॉबी जो अधिवक्ता हैं उन्हें बिल्कुल ये मालूम है कि वो कोर्ट ऑफिसर हैं, हम पुलिस स्टेशन से काम करते हैं, वो कोर्ट से काम करते हैं, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत अच्छी है, जिसके साथ मिलके आम जनता को न्याय मिलता है। लेकिन क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का बिहेव होता है? इस तरह का बिहेव जो है ना, आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है। वकीलों के साथ आपने आए दिन नई नई घटना सुनते होगे कि किसी वकील साहब को गोली मार दी गई, पुलिस स्टेशन में उनके साथ बदतमीजी हुई, या फिर किसी की पिटाई लग गई। तो ये हमें ये दिखाता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो स्ट्रांगली हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, हमें उनसे वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही, हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही। तो वकीलों के लिए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो आज की ज़रूरत हो गया है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। कितनी बार ये जाके पिटेंगे, कितनी बार ये ऐसी बातें सुनेंगे। तो जब भी इनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट भी होता है ना, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि फिर इनको अपनी बार से जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कई बार नहीं मिल पाती। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। और 2 तरह के सवाल हैं। पहला सवाल है वेलफेयर, दूसरा सवाल है प्रोटेक्शन एक्ट। इन दोनों को किस तरह से आप देखते हैं और दोनों में क्या होना चाहिए? देखिए, प्रोटेक्शन में तो ये है होना चाहिए कि
जो वकील की डिग्निटी है, उनकी मर्यादा है, वो मेंटेन रहे। इनके ऊपर आए दिन जो असॉल्ट हो रही हैं या इनके साथ जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, उनको रोका जाए। ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्ट लेके आया जाए जिसमें कि अगर वकील के ऊपर ऐसा कोई हमला होता है या उनके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न्स होने चाहिए, ताकि आगे से इनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स ना हो पाए। वेलफेयर स्कीम्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। वेलफेयर स्कीम एक अलग बात है कि हम वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं जब वो कोर्ट के अंदर है, या उनकी फैमिली के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक मेडिकल पॉलिसीज़ हो गई, या उनको अलाउंस देना, या उनको स्टाइपेंड्स देना, ये उनके वेलफेयर के लिए है। लेकिन उनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए जो है आज की डेट में अगर आप पूछो तो सबसे ज़रूरी हो गया है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में बातें तो की जाती है लेकिन अभी तक ये आया नहीं है। चलिए, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आपको देखा है, आपने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। वीमेन एडवोकेट फाउंडेशन, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, वो आपकी एक संस्था है जिसमें महिला अधिवक्ताओं के लिए या नॉर्मल जो लेडीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए भी आप काम करते हैं। मुझे आप एक चीज़ बताइए, जो इवनिंग में 6 बजे के बाद जो लेडीज़ को डिटेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते पुलिस वाले? देखिए, 2016 से मैंने एक संस्था स्टार्ट करी थी एट द नेम ऑफ वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन फॉर द वेलफेयर, सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन एडवोकेट्स। तो क्या होता था कि विमेन एडवोकेट को एक सेफ़ और डिग्निफाइड माहौल मिले कोर्ट्स के अंदर, प्लस अगर वो कहीं बाहर भी जा रही हैं, उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीज़ी होती है तो दे नीड इमीडिएट हेल्प। तो उस हेल्प को हम प्रोवाइड करवाते थे। मैं और मेरी टीम इसमें मिलके हम लोग काम करते थे। लाइक हमारे पास कोई मैटर आया कि यही हो गया कि वकील साहब के साथ किसी तरह का कोई असॉल्ट हो गया, उन्होंने हमें अप्रोच करा तो हमने उनको इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करवाई और उसके बाद उनके केसेस वगैरह को हैंडल करा, ताकि वो अपने आप को स्ट्रेंथन फील करे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करे, उनको ये ना लगे कि वो अकेली है। इस संस्था ने इतने अच्छे से काम करा कि मोर देन 10,000 एडवोकेट आज भी इसके साथ है, मतलब इसमें जुड़े हुए हैं, जो वॉलंटरली अपनी सर्विसेज देती है। इनिशियली ये दिल्ली बेस्ड एक संस्था थी, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते बढ़ते स्टेट लेवल पे हमने इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर्स वगैरह बनाए, जो लोग वॉलंटरली अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन। तो वो लोग हमारे साथ जुड़े, फिर ये नेशनल लेवल पे आई। अभी तो ये संस्था इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, जिसमें विमेन राइट्स का, विमेन सेफ्टी का और उनकी डिग्निटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि इनको ये ना लगे कि भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमने सबसे पहले किसको फ़ोन करना है, या हु शुड बी द नियरेस्ट और द क्लोजेस्ट सपोर्ट टू देम। तो आप मुझे ये बताइए, 20 साल पहले ज़्यादा सुलझा हुआ प्रोफेशन था या आज के टाइम पे सुलझा हुआ प्रोफेशन है? क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, बहुत सारी लेडी लॉयर्स हैं। अब मैं आपसे सवाल करूं, बार के अंदर बहुत सारे वायदे किए जाते हैं कि अगर लेडी कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे है या कोई प्रेग्नेंट है या किसी समय किसी परेशानी से वो नहीं आ रही, तो उनके लिए वेलफेयर नहीं सोचा जाता। जेंट्स का क्या है कि ठीक है यार, आ गए डेट पे खड़े हो गए तो मिल गया। लेडीज के साथ भी ऐसे ही है। दोनों को क्या डिफरेंशिएट करते हैं आप, और कैसा होना चाहिए उनके लिए? देखिए, ऐसे है कि पहले इस प्रोफेशन में लड़कियां बहुत कम आती थी, और अगर आते भी थी ना तो ये माना जाता था कि चलो इन्होंने तो मिसलेनियस काम के लिए तकरीबन उनको माना जाता था कि ये तो मिसलेनियस ही करेंगी। इफ़ेक्टिव हेयरिंग्स या फिर आर्गुमेंट्स वगैरह ये सोच लिया जाता था कि भाई ये नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कारण क्या था कि लेडीज़ की रेशो बहुत कम थी इस प्रोफेशन के अंदर। और ये जैसे जज साहब के आगे अपीयर भी होते थे, तो जज साहब भी ये सोचते थे अच्छा डेट लेने आए हो। तो अगर हम आर्गुमेंट करना भी चाहते थे, या मेरे साथ वाले जो भी हैं मेरे साथ जिन्होंने उस टाइम में वकालत करी हुई है, तो इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे कि उस टाइम ये प्रोफेशन बहुत चैलेंजिंग रहा करता था। डे बाय डे इसमें
लड़कियों की एंट्री बढ़ गई और लेडी एडवोकेट्स आई। अभी तो आपने देखा होगा कि काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी लेडी एडवोकेट्स इसमें नए बच्चे हमारे आ रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि चैलेंजेस आज भी हैं। पहले चैलेंजेस अलग तरह के थे, आज अलग तरह के हैं। अगर मेरे से रेशो भी आप पूछो तो मेरे हिसाब से 80-20 की रेशो है। 80% जेंट्स हैं, 20% फीमेल हैं इसमें। वैसे तो ये कहा जाता है कि जब आपने ये काला कोट डाल लिया तब आप लेडी और जेंट्स नहीं हो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और ये एक्चुअली ट्रू भी है। ठीक है, बीइंग अ फीमेल लॉयर मैं खुद ये मान के चलती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है जो जेंट्स एडवोकेट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। वी हैव दैट इक्वल कैलिबर, वी हैव दैट इक्वल कैपेसिटी, वी हैव दैट इक्वल स्ट्रेंथ। तो ये इक्वालिटी की बात है कि हम लोग भी, आजकल हमारे नए बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। मेरी भी अगर आप संस्था में देखो तो अभी आपने मेरे से नाम लिया वुमेन एडवोकेट फाउंडेशन, तो स्पेसिफिकली मैंने वुमेन एडवोकेट के लिए ही इसको शुरू करा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही संस्था ग्रो करती गई, इसके काम अच्छे हो, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम करे, मतलब लेडीज़ को सपोर्ट करा और उनको जैसे हेल्प प्रोवाइड कराई या उनको रिलीफ दिलाया या उनके ग्रीवेंसेस को ख़त्म करा, तो हमारे साथ जेंट्स एडवोकेट भी जुड़े। तो आजकल थोड़ा सिनेरियो चेंज है कि लेडीज़ जेंट्स मिलके काम कर रहे हैं, एक हेल्दी माहौल हो गया है और अप्रिशिएट किया जाता है लेडीज़ के काम को भी। इवन इफ़ यू आर अपेयरिंग इन द कोर्ट्स तो ये नहीं बोला जाता कि आप तो डेट लेने के लिए आए हो। ठीक है, आज लड़कियां उतनी ही अच्छे से काम कर रही हैं जैसे कि हमारे जेंट्स एडवोकेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी कर रहा था और कैच भी कर रहा था। क्या लेडीज जो लॉयर हैं उनको जज होना चाहिए या वकील ज़्यादा अच्छा है? That is a very typical question. Most of the young generation lawyers, when they came to me, तो वो भी मुझे पूछते हैं कि मैडम हमें जज बनना चाहिए या हमें वकील बनना चाहिए। तो मैं उनको एक चीज़ कहती हूँ, डोंट कम टू दिस फील्ड विद अ फिकल माइंड। देयर शुड बी सम क्लैरिटी। Either you want to join judiciary, or you want to join litigation, or you want to join corporate. All these three things are different. You can't say कि भी मैं litigation करता करता जुडिशरी की तैयारी कर लूँगा। जुडिशरी की तैयारी नीड्स समथिंग, उसमें उनकी तैयारी अलग तरह से है। आप पहले तो अपने माइंड में ना क्लैरिटी लेकर आओ कि आपने जज बनना है, वकील बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। और ये जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स है ना कि भी हाँ नहीं मैम लिटिगेशन में अगर आती हैं तो इसमें स्ट्रगल है या ये फील्ड उस शुरू में चैलेंजिंग हो जाता है। आई डू एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, क्योंकि जब हम नए आते हैं सबसे पहले तो हमें किसी ऑफिस में अगर एंटर करना है तो हमें वहाँ पर रेफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, बीइंग फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मैंने भी स्ट्रगल को फेस करा हुआ है। नहीं, आप फर्स्ट नहीं कह सकते। आपके फादर साहब तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट बैठते हैं। आपने फ्रीक्वेंटली ये न्यूज़ पे बोला और मैंने सुना भी है, तो आप फर्स्ट जनरेशन कैसे हो सकते हैं? बट दिल्ली में मैंने अपना सेटअप खुद से करा आके। ठीक है, ऑल्दो मैं अगर फादर की लेगेसी मैंने कैरी करनी होती तो मैं चंडीगढ़ से हूँ, जैसे मैं चंडीगढ़ ही कैरी करती, लेकिन दिल्ली इज़ अ न्यू प्लेस फॉर मी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि भी नहीं, ट्रायल्स मस्ट हैं करने, तो मैंने 30,000 में अपनी प्रैक्टिस करी। तो जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि जो यंग लॉयर्स आते हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनके पास रेफरेंसेस नहीं होते कि कहाँ जाना है। सीनियर्स के पास जाया जाता है तो आपके पास फाइल नहीं है, आपको कोई हैंडसम सैलरी नहीं दी जाती। ठीक है, आपको तो ये लगता है कि सुबह से हम आए हैं, शाम तक बस सेवा करनी है और फिर वापस चले जाना है। तो तब एक ऐसा दौर आता है जब आप सोचते हो कि वाई टू ज्वाइन, मैंने ये प्रोफेशन क्यों ज्वाइन करा, तो मैं इसको छोड़ जाऊं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती होगी कि भी ये शुरू में अर्निंग तो है नहीं। आप अपनी पेशेंस बनाए रखें, इस प्रोफेशन में बने रहे, लिटिगेशन में मैं जो बात कर रही हूँ, ठीक है, आप इसमें बने रहें। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब वकालत का चक्का घूमना शुरू होता है ना, तो एक दिन में आपके पास 6 फाइल्स भी हो सकती हैं,
60 फाइल्स भी हो सकती हैं। फिर आप वो दिन भूल जाओगे कि 6 महीने में आपके पास एक भी फाइल नहीं थी। थोड़ा सा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और आपका पेशेंस आई हो तो इस फील्ड में सस्टेन करो। एंड ट्रस्ट मी, जो ये प्रोफेशन दे जाएगा ना, वो कोई नहीं कर पाएगा। यू आर ए वन मैन आर्मी। अपने आप में एक आप फैक्ट्री इंडस्ट्री हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर सकता। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं? मैं बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ। अर्लियर आई वाज आल्सो अ जुडिशियल एस्पिरेंट। मैंने भी जुडिशरी की तैयारी करी है। मैंने हरियाणा जुडिशरी में मैं अपीयर भी हुई हूँ। लेकिन मेरे को ये लगा कि मैंने भी फिर स्विच करा लिटिगेशन में, क्योंकि मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट, मुझे ये लग रहा है कि हर डे मेरे पास एक एडवेंचर है। हर रोज़ एक नई फाइल है, नए फैक्ट्स हैं, उसके ऊपर मुझे काम करना है और मुझे डेली पढ़ना है। तो मैं अपने प्रोफेशन को पूरा एंजॉय कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इफ़ यू आर अर्निंग हैंडसमली देन यू आर हैप्पी। आपकी एक पहचान है, आपकी प्रोफेशन में पहचान है, लोग आपको मिलते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको मानते हैं, तो ये अपने आप में ही एक मुझे एक वाकया याद आ गया। जज एक नौकरी है, लॉयर्स एक प्रोफेशन है। बहुत सारे जजेस अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद वकालत में भी तो आ जाते हैं। देखिए, वकालत एक ऐसी चीज़ है, एक बार आपको इसकी समझ आ गई, फिर तो मैं ये कहना चाहूँगी एज मैटर ही नहीं करती। मैंने ऐसे ऐसे सीनियर एडवोकेट साहब देखे हैं, एट एन एज ऑफ 70, 80 दे आर रेगुलरली कमिंग टू द कोर्ट्स एंड दे आर एंजॉइंग देयर केसेस लाइक एनीथिंग। एंड दे आर, यहाँ पर रिटायरमेंट एज ही नहीं है कोई। द मोर यू गो फॉर योर एजिंग, आप जितने बड़े होते जाते हो उतना ही आप शाइन भी करते हो। इलेक्शंस का दौर चल रहा है, एम राइट? यस, बीसीडी इलेक्शंस चल रहे हैं। बीसीडी इलेक्शंस चल रहे हैं। क्या है बीसीडी और बार से अलग क्यों है, और बीसीडी का क्या रोल है? हमने तो इलेक्शंस अभी डीबीए के देखे हैं, हर 2 साल में होते हैं। ये बीसीडी, सरकार के भी इलेक्शन 5 साल में हो जाते हैं, ये इलेक्शन 8 साल के बाद हुए और अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है। इसमें तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी कि 5 इयर्स का टेन्योर होता है और 8 साल तक क्यों एक्सटेंड हो गया, बिकॉज दोज हु आर सिटिंग देयर दे कैन आंसर वेल हाउ दिस हैपन्स। हाँ ठीक है, अभी आप जो कह रहे हैं डीबीए के इलेक्शन हुए थे, है ना, वो हमारे अलग अलग कोर्ट्स के इलेक्शन हैं। हम सभी जो दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं या आउटसाइडर भी जो है, हम बीसीडी के साथ इनरोल्ड हैं। पहले हमारी इनरोलमेंट जो, ये तो हर वकील को पता ही है कि जो हमने अपनी इनरोलमेंट करवानी है सबसे पहले बीसीडी से करनी है। मैडम, यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स जो नए लॉयर्स हैं, वो बहुत आपको आइडियल मानते हैं और बहुत फॉलो करते हैं आपको। अगर आपको चांस दे दिया जाए बीसीडी की तरफ से कि आप वहाँ के सिटिंग मेंबर हो जाते हैं, तो यंग लॉयर्स के लिए आपके पास क्या है? देखिए, young lawyers are very close to my heart. I really want to work for them because I can understand their pain. I can understand their anxiety. I can understand कि ये जो सर्वाइवल इश्यूज है ना इस फील्ड के अंदर, कि भी हम कैसे मैं उनकी बात नहीं कर रही कि जिनके ऑलरेडी सेटअप्स हैं, जिनके पहले फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली जो दिल्ली आते हैं अदर स्टेट से, वो दे कम टू दिल्ली विद अ ड्रीम कि उन्होंने जैसे बड़े बड़े वकील साहब के नाम सुने हुए होते हैं कि हमने भी वैसे ही बनना है और वैसे ही अपनी अर्निंग होगी, हमारा नाम होगा। तो जब वो यहाँ आते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने
पहले भी बोला है कि पहली बात तो किसी अच्छे ऑफिस में एंटर करने के लिए रेफरेंस नहीं है। अगर वो खुद से अपना काम करना चाहें तो उनके पास फाइल्स नहीं है, और उसके बाद अगर फाइल है भी तो बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि चैम्बर अलॉटमेंट तो इस हिसाब से है कि नए बच्चों को तो चैम्बर अलॉट ही नहीं हो रहे। अगर उनके पास कोई डोमेन ही नहीं है काम करने के लिए, वो काम कैसे करेंगे? तो मेरा जो है, एक दो चीज़ें मेरे माइंड में है अपने बच्चों के लिए, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, कि देखो इस फेस से निकलने के लिए ना, हमने बीइंग सीनियर्स आपको थोड़ा पुश देना है, आपको थोड़ी हेल्प करनी है। मेरे हिसाब से इन बच्चों के लिए मंथली स्टाइपेंड्स होने चाहिए, कम से कम 10 से 15,000, ताकि ये यहाँ सरवाइव कर पाए। नंबर 2, इनके बैठने के लिए कोई, जैसे हर कोर्ट के अंदर इनके बैठने के लिए कोई ना कोई हॉल काइंड ऑफ कोई चीज़ हो, ठीक है, या फिर वहाँ पर इनके मतलब इनके लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट हो। एटलीस्ट ये वहाँ पर बैठ के अपना कोई रिसर्च वर्क करना चाहें या अपनी कोई वीसी ज्वाइन करना चाहें तो ये कर लें, और वहाँ पर प्रॉपर वाईफाई हो। और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों के लिए मैं एक चीज़ और सोचती हूँ कि जैसे हमारे जजेस साहिबान की ट्रेनिंग्स आती हैं, तो इन बच्चों के लिए भी हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाने चाहिए, ताकि इनको नए लॉज आए हैं, ठीक है। अब ये बच्चे जैसे सपोज पहले पढ़ के आए, इनको नहीं पता कि नए लॉज क्या है, अब दोबारा से तो कॉलेज जाएंगे नहीं, दोबारा से तो पढ़ेंगे नहीं, तो हमारी तरफ से इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इनके मॉरल बूस्टअप के लिए इनको मेंटर्स अलॉट होने चाहिए, और ऐसे ऐसे लॉयर्स हैं जो विलिंगली इन लोगों की मेंटरशिप करना चाहते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, इनको भी लोनली फील ना हो और इनको उस तरीके से हेल्प भी मिले, ताकि ये अपने प्रोफेशन को, जो इनिशियल जो इनका चैलेंजिंग दौर या फिर थोड़ा सा मैं कह दूँ मुश्किल टाइम होता है, उस टाइम से ये निकल पाए। देखिए, बस शुरू में हेल्प चाहिए होती है, फिर जिसने जो देखो मेहनती है, जो इंटेलिजेंट है, या फिर ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, वो फिर कर ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि इन बच्चों के लिए स्टाइपेंड्स होने चाहिए, इन बच्चों के लिए ई लाइब्रेरीज होनी चाहिए, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, इनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर वाईफाई हो, और सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम किससे बात करें। अबे मैं तो मान लो मैं नई लॉयर हूँ, यंग लॉयर हूँ, मेरा कोई यहाँ पर है नहीं, मेरा कोई जानने वाला, मैं कहीं बाहर से आई हूँ। अब मुझे तो यही नहीं पता कि भैया मैंने किसको अप्रोच करना है सबसे पहले। तो इस तरह की इनको कोई हेल्पलाइन दी जाए, कोई ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई जाए, ताकि ये अपने आप को सपोर्टेड फील कर सके, अपने आप को स्ट्रेंथन फील कर सके। क्या क्या सुधार हो सकते हैं बार को लेकर के? सुधार तो काफ़ी, बहुत सारी ऐसी कोर्ट्स हैं कि आज भी सीटें बनी हुई हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। कुछ कोर्ट दिल्ली में ऐसी भी हैं, बहुत सुंदर है, साफ़ सफाई है। कुछ कोर्ट्स आज भी ऐसी हैं कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन इलेक्शंस टाइम पे हो रहे हैं, सब चीज़ें टाइम पे हो रही हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात आ जाए तो फिर वहाँ सब चीज़ें ज़ीरो हैं। मैं 30 हज़ारी की बात कर लूँ, कंपैरेटिवली साकेत की बात कर लूँ, बहुत सुंदर कोर्ट है साकेत। फील होता है कि आप प्राइमसिस में हो, वकीलों को बहुत अच्छा एनकरेज करती हैं। लेकिन 30 हज़ारी की मैं बात करूं, कड़कड़डूमा की मैं बात करूं, उन प्राइमसिस को भी ऐसा क्यों नहीं मेंटेन रखा गया अभी तक? इलेक्शंस तो हो ही रहे हैं, फिर कौन से वो एजेंडाज हैं जो रह जाते हैं बीच में? 30 हज़ारी कोर्ट हमारी एशिया की नंबर 1 कोर्ट है, हमारी मदर बार है, सबसे पुरानी कोर्ट है। डेवलपमेंट का जो इशू है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अभी इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाई। आप साकेत की बात कर रहे हो तो वो नई बिल्टअप कोर्ट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नया है। ये पुरानी कोर्ट है, तो इसकी डेवलपमेंट के बारे में तो जो बार में बैठे हैं वही जवाब देंगे कि कैसे। देखिए मैम, मैं आपसे एक चीज़ ये कंफर्म कर दूं कि आपको कोई एक कोर्ट प्यार नहीं करती है आपको,
दिल्ली की सारी कोर्ट्स आपको प्यार करती हैं और सारे के सारे लॉयर्स आपको बहुत अच्छे से मानते हैं, जानते हैं, आपको चाहते हैं और वो चाहते भी हैं कि ऐसे कुछ लोग बार में आए जिनकी वजह से डेवलपमेंट हो। लेकिन 30 हजारी एशिया की सबसे बड़ी बार है। मदर भी कहा जाता है कि ये तो सबकी पुरानी कोर्ट है, एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट है, लेकिन डेवलपमेंट में सबसे कम क्यों है, सबसे पीछे क्यों है? सर, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ का जवाब दिया है कि दोज हु आर सिटिंग मेंबर्स, दोज हु आर इन द अथॉरिटी, दे शुड टेक कंक्रीट स्टेप्स। चलिए मैम, मैं यंग लॉयर हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे से जुड़े हैं, बहुत सारे मेरे सहपाठी भी हैं, मित्र भी हैं, मेरे साथ उनका बैठना उठना भी, आते जाते भी रहते हैं, काम भी इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलके आपको सपोर्ट करते हैं आफ्टर इलेक्शन, क्या आप 30 हजारी बार के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे? बी ऑनेस्ट। यस, आई एम वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह का सपोर्ट या प्यार मुझे अपने वोटर से, अपने वकील साथियों से, अपने भाई बहनों से, बच्चों से मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ। रही बात डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के लिए मैं भी बाध्य हूँ, या मेरे से आप ये कहें, मैं भी चाहती हूँ डेवलपमेंट्स हों और पॉजिटिव तरीके से हों, ताकि उसका जो बेनिफिट्स है ना सबको मिल पाए। ये ना हो कि भी हमारे, मैं फिर कह रही हूँ, हमारे बच्चे रह जाएं, उनको फिर सीट्स की अलॉटमेंट नहीं है, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, या उनके वेलफेयर के लिए या उनके काम के लिए ना सोचा जाए। मैं एक चीज़ और कहती हूँ, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, मैं पैनल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करती हूँ। अब पैनल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है कि फिर वही बात है, नेपोटिज्म है, जिसका तो आगे कोई भाई बंधु है, उन बच्चों को तो पैनल्स भी मिल जाते हैं, या फिर उनको एलसी वेलसी लगाया जाता है। तो इसकी फेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को काम मिले। बाकी डेवलपमेंट की तरफ भी मेरा पूरा ध्यान है। जितना हो सकेगा मेरी कैपेसिटी में मैं मैक्सिमम करने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे बाहर में लेके आया जाता है तो। सो मच। बहुत सारी बातें मैंने करी क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं भी इसी प्रोफेशन से हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो ये चाहते हैं कि बार में डेवलपमेंट हो, यंग लॉयर्स के लिए सोचा जाए, वेलफेयर को लेकर के आया जाए, प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के आया जाए। मैं बिल्कुल इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी सोच रखिए जिससे आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे तक जाएं। और आप नो डाउट हर कोर्ट आपको चाहती है, इधर पटियाला हाउस से लेकर के कड़कड़डूमा तक हर लोग आपको जानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, 30 हजारी बैठते हैं, पटियाला हाउस बैठते हैं। तो ये मान करके चलिए कि आप आने वाले समय में अगर अच्छा कार्य करने का आपको मौका मिले, कलम की आपको पावर मिले, तो डेवलपमेंट की तरफ जाइए और यंग लॉयर्स को सपोर्ट कीजिए। मेरा सिर्फ मानना यही है, क्योंकि मैं यंग लॉयर हूँ, मैं इन चीज़ों से जूझ रहा हूँ। और भी आने वाला कोई इस प्रोफेशन में ना सोचे कि हमारे साथ ऐसा होगा। इन सब चीज़ों के लिए आप सोचिएगा, डेवलपमेंट लेकर के आइएगा। मेरा मैसेज आप लोगों को भी यही है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। इसमें से क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप अपने सवाल रेज़ करना चाहते हैं, क्या इनको कहना चाहते हैं, मैं अपने माध्यम से इन तक आपके सवाल को पहुंचाऊंगा और एक एप्रोप्रिएट आंसर आप तक लेकर के आऊँगा। हाँ, हाल ही में एक घटना घटी है, नबी करीम पुलिस स्टेशन में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट करी गई, बदतमीज़ी करी गई। उस केस में आपने स्टैंड लिया, क्या था वो पूरा किस्सा, क्या था मुद्दा, क्या था वो? उसमें सर ये था कि भी हमारी एक लेडी एडवोकेट हैं, वो अपने क्लाइंट के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। तो वहाँ पर पुलिस वालों ने, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी पार्टी के साथ पुलिस वालों की अपनी कोई सेटिंग थी, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब मैम ने कोशिश करी कि भी आप हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो या हमारी कंप्लेंट ले लो, तो पुलिस वालों ने इनके साथ बहुत बदतमीज़ी करी, और बदतमीज़ी भी करी, धक्का मुक्की भी हुई, और उसमें भी एसएचओ साहब भी शामिल थे बीच में।
इनको वहाँ पर इनके लिए इतने डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करे गए, इतनी अनएथिकल लैंग्वेज यूज़ करी गई। तो जब मेरे पास फ़ोन आया, मैंने अपनी टीम के ही कुछ लेडी एडवोकेट्स हैं, उनको भेजा थाने के अंदर कि जी अब हमारे साथ गलत हो रहा है कि आप हमारी बात सुनिए। वो बात सुनने की बजाय उल्टा जो वो हमारे मैडम थे, हमारे लेडी एडवोकेट थे, उन्हीं को ही स्नब कर रहे थे, उन्हीं को ही डांट रहे थे। तो उस टाइम मैं दिल्ली में अवेलेबल नहीं थी। फिर मैं नेक्स्ट डे जब आई, तब मैंने आके मैम से बातचीत हुई मेरी, और मैंने उस टाइम की रिकॉर्डिंग भी देखी। ये लोग ऑनलाइन भी आए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे करके हो रहा है, हमें इमीडिएट हेल्प चाहिए। तो फिर मैंने इस केस को टेक ओवर करा। फिर हमने 156(3) फाइल करी, और फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद एफआईआर रजिस्टर हुई एसएचओ नबी करीम के अगेंस्ट और जो वहाँ के एसआई थे उनके अगेंस्ट। तो मैम के साथ जो भी हुआ पुलिस स्टेशन में, उनको यहाँ तक बोला गया कि लेडी एडवोकेट्स पुलिस स्टेशन में कैसे आ सकती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कहाँ लिखा है कि लेडी एडवोकेट्स पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकती। जब वो काम कर रही हैं, वो एक एडवोकेट है, वो लेडी और जेंट्स नहीं है भाई। उन्होंने अपना काम करना है, वो अपने क्लाइंट के साथ गई है। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि अगर तुम्हारे पास कंप्लेंट आई है तो आप लो ना उसको। अगर आप नहीं लेना चाहते तो भाई लिख के दे दे कि मैं नहीं लूँगा, तो क्योंकि तेरी सेटिंग तो दूसरे के साथ है। ये पुलिस वाले जो माल प्रैक्टिस करते हैं ना, उसका हम सबको पता है, हम सभी वकीलों को पता है कि ये क्या कर रहे हैं सारा कुछ। तो इसने जो बदतमीज़ी करी थी, फिर हमने वहाँ से कोर्ट के थ्रू इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करवाई, और मैडम के साथ मैं, मेरी टीम, हम सब खड़े रहे। तो ये था वो वाला इंसिडेंट। लेकिन मैं ये भी चीज़ सोचती हूँ कि मैडम के साथ तो मान लो मैडम को तो सपोर्ट मिल गई उसी टाइम, लेकिन कितनी लेडी एडवोकेट्स हैं जिनको ऐसे टाइम पे सपोर्ट मिल पाती है। मैं हर चौथे दिन सुनती हूँ कि कोई लेडी एडवोकेट वहाँ पर पुलिस स्टेशन गई थी, एसआई ने बदतमीज़ी कर दी, इवन हवलदार ने बदतमीज़ी कर दी। क्या है ये, क्या है? मतलब दे आर द डिग्निफाइड मेंबर्स ऑफ आवर बार। उनके साथ ऐसी बदतमीज़ी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मैं बार में आती हूँ तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रहेगा कि किसी भी लेडी एडवोकेट के साथ किसी तरह की कोई बदतमीज़ी ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लें। इनकी मर्यादा, इनकी डिग्निटी का पूरा ध्यान रखा जाए। आप अब मेरे से कहोगे कि मैं सिर्फ फीमेल की बात ही क्यों कर रही हूँ, इक्वली मैं मेल की भी बात करती हूँ, लेकिन फीमेल्स के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि फ़ीमेल एडवोकेट्स के लिए हम लोग अपना एक ग्रीवेंसेस कमेटी बनाएं, ताकि अगर उनके साथ कोई बात हो गई है तो वो उनसे कांटेक्ट कर पाएँ और उनको इमीडिएट जो काइंड ऑफ हेल्पलाइन शुड बी देयर। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर मैं बार में आती हूँ, अगर मैं इलेक्ट होती हूँ, तो मैं किसी तरह की कोई बदतमीज़ी अपने वकील भाइयों के अगेंस्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसने भी ये बदतमीज़ी करी उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से जवाब है, हर तरीके से। देखिए मैम, ये तो चलो अभी इलेक्शंस का दौर है, आपके वायदे हैं कि हम ऐसा करेंगे। मैं इस बात को रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि पहले भी आपने लेडीज़ लॉयर के लिए स्टैंड लिया है। जितनी भी लेडीज़ लॉयर हैं वो हमारी बहन हैं, हमारी कई बच्चियां हैं, हमारे कई सीनियर्स हैं, हमारी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कि किसी भी लेडी लॉयर्स के साथ इस तरह की घटना ना घटे। आप उनके लिए, जैसे आपने कि बताया कि हम एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे कि वो किसी भी टाइम किसी भी जुडिक्शन में हो तो इन्हें अप्रोच कर सकते हैं ताकि वे ऑन टाइम वहाँ पे पहुँच सकें। ठीक है जी। तो क्या लेडीज़ के लिए आप बिल्कुल एकदम सपोर्टिव हैं? मैं सपोर्टिव भी हूँ और कंसर्न्ड भी हूँ। क्योंकि आप लेडीज़ हैं इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं वकील हूँ। परफेक्ट। दूसरा एक चीज़ मुझे और एक बार बार मैं सोच रहा हूँ और मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इस प्रोफेशन में नए आए थे तो आपके साथ कैसा था, कैसा स्ट्रगल रहा आपका? देखिए, जब मैं भी इस प्रोफेशन में नई आई थी ना, मैंने भी वही स्ट्रगल फेस करा है जो हमारे
नए बच्चे आ रहे हैं ना आजकल, और जो बाहर से आते हैं दिल्ली से, सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है मॉरल सपोर्ट। जिस तन लागे वो जाने, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं एक चीज़ कहती हूँ, जो दिल्लीइट्स हैं हमारे बच्चे जो दिल्ली से आ रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा एक कंफर्ट है कि घर बार अपना है, ठीक है, उन्होंने घर जाना है, खाना वाना उनको मिल जाना है, रहने की जगह। लेकिन जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, हमारे बच्चे दिल्ली में बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता होता बेचारों ने रूम रेंट भी देना है, खाने की व्यवस्था भी खुद करनी है, कोर्ट में भी काम करना है, फिर भी लास्ट में शाम को थक के ये देखना होता है कि जी हमें मिला ही क्या। तो ये स्ट्रगल ना मैं समझ सकती हूँ, बहुत पास से समझ सकती हूँ। आप अब मेरे से ये भी बोलोगे कि मैं बार-बार 2 जनों का ज़्यादा ज़िक्र करती हूँ। एक अपने नए बच्चों का, जो नए यंग लॉयर्स मेरे आ रहे हैं इस प्रोफ़ेशन में, और एक मैं लेडी एडवोकेट्स का। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बायस्ड हूँ, मैं उतना ही अपने मेल एडवोकेट्स भाइयों के लिए भी काम करना चाहती हूँ। लेकिन आइए हम सब मिलके एक ऐसा माहौल बनाएँ जिसमें ये लोग सेफ फील करें, सपोर्टेड फील करें, और मतलब इनको ऐसा लगे कि दे आर वेलकम इन द प्रोफेशन। मैं बार-बार कह रही हूँ कि इनिशियल स्टेजेस पे ही हमें इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप इस फेज़ से निकल गए, then sky is the limit. How much you will earn, how much you will gain, how much fame will be with you, you even can't evaluate, you even can't estimate. कैसे सोचा आपने इस प्रोफेशन में आने के लिए? कहाँ से आपको ऐसा लगा कि आपको वकील बनना चाहिए? और वकील ना होते तो आप क्या होते? देखिए, मैंने ना एक चीज़ देखी है, जो सोचते हो वो तो तुम बनते ही नहीं हो। मैंने स्टार्टिंग करी इंजीनियरिंग से, क्योंकि तब मेरा पैशन वो था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि तब भी लड़कियां कम आया करती थी। ये पता नहीं शुरू से मेरे दिमाग में है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो हम लड़कियां भी कर सकती हैं। मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप करी, उसके बाद फिर चलते-चलते पढ़ाई तो चलती रही, एमबीए फाइनेंस कर, ये कर, क्योंकि पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक था। फिर मेरे दिमाग में आया कि समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग समथिंग एडवेंचरस, समथिंग एनर्जेटिक मुझे कुछ करना है। तभी भी वकील बनने का नहीं सोचा था। मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने कहा है कि जब तक शेरनियां अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगी, तब तक शिकारी अपने आप को महान बताते ये तो रहेंगे। सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। बीइंग अ फीमेल एडवोकेट, आपको अपनी राइट्स के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टैंड लेना होता है। देखो, जो चीज़ आपने सोच ली करनी है तो करनी है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। देखो किसी की जर्नी आसान नहीं है, हर कोई स्ट्रगल करके ही यहाँ तक आया है। लेकिन उस स्ट्रगल के दौरान आपने दिल नहीं छोड़ना है। आपने जो अपने माइंड में एक चीज़ रखी है कि मैंने ये बनना है या मैंने ये करना है, आप वो करिए। हालात अपने आप ही वैसे होते जाते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपनी टीम को, अपने एसोसिएट्स को एक बात कहती हूँ कि फैसले दिल से लीजिए, दिमाग रास्ता अपने आप दे देगा। आपने सोचना है कि मैंने ये करना है और फिर वो हो जाना है। मेरी बात शुरू हुई थी कि आपने मेरे से पूछा कि मैं एडवोकेट बनना चाहती थी, क्योंकि मैं एक चैलेंजिंग प्रोफ़ेशन में आना चाहती थी, और मैं अपने प्रोफ़ेशन को बहुत अच्छा एन्जॉय कर रही हूँ। फिर आपने पूछा कि मैडम अगर वकील ना होती तो मैडम क्या होते? मैडम अगर वकील ना होती तो मैडम फाइटर पायलट होती, क्योंकि मुझे हवा से बातें करना, हवा में उड़ना, ऊँचाइयाँ छूना बहुत पसंद है। बचपन से मेरा ये सपना था कि इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग भी जॉइन कर। परिवार में सबसे क्लोज कौन है आपके, और किसके आप सबसे ज्यादा क्लोज रहे हैं? परिवार में देखो तो हर मेंबर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है।
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छी बात है, प्रोफ़ेशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन एक अच्छे इंसान भी हमने बनना है और मतलब अपने पर्सनल लाइफ़ को और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को साथ-साथ लेके चलना है अपनी। परिवार में सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल जगह आप मेरे से पूछो तो मेरी मदर की है। क्योंकि मेरी मदर मेरे में वो देख पाती थी शायद जो कोई नहीं देख पाता था। पढ़ने में मैं शुरू से तेज़ थी, मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम तो भई किसी दिन ना कुछ बड़ा करोगी। आप पंजाबी फैमिली से आते हैं? यस, मैं पंजाब फैमिली से फिर वो बिलॉन्ग गल्लां करती हूँ। थोड़ियां पंजाबी च हो जाण ते ज़्यादा वधिया। पंजाबी मैं तो बोल लूँगी लेकिन मेरी ऑडियंस इतना शायद ना समझ ऑडियंस पाए। बहुत अच्छे से जानती है, ट्रांसलेटर है, नीचे लिखा आ जाता है। ऐसे हैं, मम्मी हमेशा ये कहती थी कि वैसे तो लड़कों को बोला जाता है कुल का दीपक है। मम्मी कहती थी मेरी बच्ची है जो वो कुल का दीपक है, हमारा नाम बहुत रोशन करेगी, हमारा नाम आगे तक लेके जाएगी। और मम्मी को पता नहीं मेरे अंदर वो क्या चीज़ ऐसी दिखी थी, बिकॉज़ मदर थी ना, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझ पाती थी कि ये क्या कर सकती है क्या। मेरे पीछे अगर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कभी भी मेरे भी वीक आवर्स रहे, मेरे भी ऐसे कुछ टाइम हर इंसान की ज़िंदगी में आता है जब आप थोड़ा वीक फ़ील करते हो, तो मेरी मम्मी कहती है, "अरे तू तो इसको 1 मिनट में कर लेगी।" मतलब दैट वाज़ द दैट वाज़ हर वर्ड्स फॉर मी। शायद हर माँ ही ऐसे बोलती होगी अपने बच्चे को, लेकिन उनका ये बोलना और मेरे अंदर एनर्जी भर जाना और मेरे को इनकरेज फ़ील होना। फिर मैंने सोचना अगर मम्मा ने ये बोल दिया है तो ये तो हो ही सकता है, क्योंकि अगर नहीं होना होता तो मम्मी कह देते ना कि नहीं होगा। तो बस ऐसे चलते गए। जब भी मैंने कुछ करना होता था, क्योंकि मैंने ना बड़ा करा है अपने प्रोफ़ेशन में चैलेंजेस काफ़ी लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई भी काम है जो नहीं हो सकता, वो आप कर सकते हो। जब शाम को घर जाते हो आप ऑफिस के बाद, तो रोज मम्मी से बात हो जाती है? नहीं, अब नहीं हो पाती बिकॉज़ शी इज़ नो मोर। सो अ स्पेस इज़ अ वैक्यूम इज़ देयर, बट आई कैन स्टिल फ़ील हर एनर्जी। आज भी इतने बड़े मैं अपने मुकाम पे खड़ी हूँ जहाँ पर मैं एक मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, तभी मुझे लगता है कि आई एम बीइंग ब्लेस्ड बाय हर, और वो ऊपर से बैठे ही मुझे दुआएँ दे रही हैं। और आज भी वही सपने हैं, वही चैलेंजेस हैं जो वो मेरे में देख पाती थी कि ये कर लेगी। कोशिश पूरी रहेगी कि जो वादे करे हैं, वो पूरे करेंगे। फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरे अधिवक्ता साथियों के साथ अगर किसी तरह भी कोई भी बदतमीज़ी या उनके साथ मिसबिहेव होता है, तो किसी कीमत पे उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर वो बेस्ट कोशिश की जाएगी जिसमें सामने वाले को उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिले, ताकि जिस भाषा आगे में से वो बात करें उसी भाषा में उनको उसी जवाब दिया भाषा जाए। में जवाब दिया जाएगा, ताकि आगे से इस प्रोफ़ेशन की तरफ ये जो रोज़-रोज़ आए दिन इंसिडेंट हो रहे हैं ना, वकील साहब को ये कह दिया, वकील साहब को गोली मार दी, ये हो गया, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये हम सब मिल के कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये तो अब कुछ टाइम से इन लोगों की हिम्मतें बढ़ गई हैं, पुलिस स्टेशन में जो ये बदतमीज़ियाँ करते हैं, चाहे वो हमारी लेडी एडवोकेट है, चाहे जेंट्स एडवोकेट है। एक दौर वो भी रहा है कि ये कोर्ट में आने से काँपते थे। तो इनको ये बात ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर कोई वकील आपके पुलिस स्टेशन आ रहा है तो कल को आपको कोर्ट भी तो आना है। आपका काम भी तो कोर्ट से ही चलेगा ना। इनका काम कोर्ट से ही तो चलना ये है। क्यों नहीं उन चीज़ों को मिलकर चलाना चाहते जो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को म्यूचुअली हैंडल किया जा सकता है? थोड़ा ना इनकी नज़रों पे चश्मा चढ़ गया, चश्मा उतारने की ज़रूरत है, जो कि मेरे वकील भाई-बहन इतने सक्षम हैं कि ये अगर चाहे ना, तो वापस से वही ग्रेस होगी हम लोगों की, वही हमारी इज़्ज़त होगी। वकील साहब हैं हम, वकील साहब हैं, साहब जी कह के बुलाया जाता है हमें। और ये चीज़ इनको बहुत अच्छे तरीके से पुलिस वालों को सिखाई जाएगी। अच्छा, मैं इनको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से
कि जहां ये रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिस कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करते हैं, इनका ऑफिसर भी एक वकील होता है जिसे ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो ये ना भूलें कि एक काउंसिल जो अपोजिट साइड में खड़ा है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, वो भी एक वकील है, और एक पीपी साहब हैं जो जिनके पीछे साहब लगता है, वो भी एक वकील साहब है। तो इन चीज़ों में आप ही इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो अपनी कलम से बताइए, अपने दिमाग से बताइए, अपने जज्बे से बताइए, अपनी कुर्सी की पावर से बताइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जज्बा एक उस लेवल का है जहां हमें सोचना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर। मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैसेज हर एक अधिवक्ता तक जाए, हर एक लॉयर्स के पास जाए, हर एक आदमी इसको गहनता से, शीलता से समझे और इस चीज को भी माने कि एक बार एक फैमिली। ट्रू। जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये एक मैसेज है मेरे आने वाले बच्चे जो हैं, मेरे नए बच्चे आ रहे हैं, वकील जो भाई बहन हमारे आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, लेडी एडवोकेट्स के लिए, अपने अधिवक्ता साथियों के लिए, कि हम वो हैं जिन्होंने देश में क्रांति लेकर आए हैं। देश को आज़ादी मिली है तो उसमें वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़े जितने भी नेता हुए हैं वो इनिशियली ऑलमोस्ट वकील ही हुए हैं। जो ये जो चेंज लेके आते हैं ना, या जो कुछ करने का जज्बा होता है ना, जो वकील भाइयों के अंदर जितना होता है ना, वो किसी के अंदर नहीं हो सकता। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लेडी एडवोकेट्स हैं या मेरे फेलो एडवोकेट्स हैं, कि हम वो कर सकते हैं जो कोई अपने जहन में सोच भी नहीं सकता। कहते हैं सीढ़ियाँ उनको मुबारक, सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिन्होंने छत तक जाना है। हमारा टारगेट तो आसमान है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। और जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे कारवां होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा मैम, लेती एक हूँ। लास्ट सवाल हाँ जी, प्लीज बोलिए, प्लीज, थोड़ा सा समय और दीजिए। हाँ। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद या इन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो इस प्रोफेशन में आने वाले हैं, जो आएंगे, जिन्हें आप इंटर्नशिप के लिए बुलाते हैं और जो बीइंग एसोसिएट्स की भूमिका आपके चेंबर में निभाना चाहते हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? देखो, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर माई नए बच्चों के लिए, जो नए वकील साहब आ रहे हैं, जूनियरशिप। इनफैक्ट हम हर आफ्टर 6 मंथ्स हम लोग इंटर्नशिप फ्री ऑफ इंटर्नशिप्स देते हैं अपने बच्चों को, जिसमें NLU के बच्चे, CLC के बच्चे, DU के। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो दिल के करीब रहते हैं बच्चे, कि मेरी कोशिश रहती है जो गांव देहात से बच्चे आ रहे हैं कि उनको मेरे ऑफिस में मौका मिले, वो एक्सपोजर लें जो हम उनको दे सकें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि भी आप हमारे पास आए हो तो ये नहीं है कि आपको मैं रिसर्च वर्च दे के बिठा दूंगी। मैं कहती हूँ बेटा आया है ना, तो 15 दिन की इंटर्नशिप है तेरी, 30 दिन की है, तो हमसे सीख के जा। कम से कम कोई कंप्लेंट बनानी सीख के जा, या फिर कोई DV का आप हमसे सीख के जाओ, या फिर आपने कोई बेल लगानी है वो हमसे सीखिए। देखो, हम तो देने के लिए बैठे हैं, आप हमसे कितना ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, हमसे कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट की बात तो ये है कि भी आपके पास मेरे नंबर्स हैं, इंस्टा पे भी हैं, अदरवाइज भी जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे नंबर्स हैं। इट विल बी अ ब्लिस फॉर मी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं आप लोगों के किसी काम आ सकी। आपको जब भी किसी तरह की ज़रूरत है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। जब से ये मोबाइल फ़ोन आए हैं ना, मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर है, ना तो मैंने कभी उसको बंद करा और ना ही कभी चेंज करा। आज भी जो 10-10, 15 साल पहले बच्चे मेरे पास इंटर्नशिप, जूनियरशिप करके गए हैं, वो आज भी मेरे साथ एसोसिएटेड है। और मुझे इतनी खुशी होती है, आप भी उनमें से एक हो, कि जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, ठीक है, जिन्होंने अपने फील्ड में बुलंदियाँ हासिल की हैं और बड़े डिग्निफाइड वे से करी हैं।
बहुत अच्छे तरीके से वो आगे बढ़े हैं। तो मेरी सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। एडवोकेट देवेंद्र पाल कौर उर्फ सिमरन सडियोरा, जो सिमरन सडियोरा के नाम से काफ़ी जाने जाते हैं और बहुत ही चर्चित विषय रहता है इनका जब ये किसी भी कोर्ट में किसी भी केस के लिए जाते हैं, क्योंकि बड़ी निडरता के साथ उस केस की पैरवी करते हैं, खड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं लोगों को, आम जनता को न्याय दिलाते हैं। अगर कोई भी एडवोकेट कोई भी इंटर्नशिप के लिए आना चाहता है तो आप का मोस्ट वेलकम है। आप आ सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, इनके ऑफिस में, इनके लॉ फर्म्स में आप सीख सकते हैं। बीइंग अ लॉयर, मैं एडवोकेट वी ठाकुर उर्फ भजन, मैं सिमरन सडियोरा जो कि देवेंद्र पाल कौर के नाम से बीसीडी में है, मैं इनको सपोर्ट करता हूं और इनका बैलेट नंबर 185 185 को मैं आने वाली 21, 22, 23 को फर्स्ट एंड बेस्ट प्रेफरेंस दे करके मैं अपना सपोर्ट दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए और ऐसे लोगों को जिनका ऐसा माइंडसेट है उनके साथ खड़े होइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।